हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में कही आम गोटे जाइलु लाइट एंड शो देखा वार मेमोरियल रे। सो सेटा मुझे ये पब्लिश करुँचे। सो लेट्स चेक आउट द लाइट एंड साउंड शो एट वार मेमोरियल। It is 1962 war memorial. So check out this beautiful light and sound show. ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदम उसी करता है। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है ये, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अरुणाचल यानी सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान। हिंदुस्तान की इस मनोहरी प्रांत की सुबह लोगों के मुख चिन्ह को अपनी सुनहरी किरणों से दीप्तमान कर आशा की नित्य नई कहानियां कह जाती हैं। यहाँ का ऊंचा उतंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों सा इतराया करता है। यहाँ के मठों से आते बौद्ध भिक्षुओं के मंत्र जाने कितने गुमराहों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अमन यहाँ का एक छत्र राजा है और प्रगति और समृद्धि इसके दरबारी। अमन यहाँ का राजा है क्योंकि इसकी निगहबानी हम करते हैं। हम इसके प्रहरी हैं। हम यानी कि तवांग में तैनात हिंदुस्तानी सैनिक। हम यानी जज्बे और बहादुरी के वो पुतले जिसके रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान। ये इलाका तवांग गांग्यांग लांगसिंग कहलाता है, पर हमारे लिए ये हिंदुस्तान की रौनक में इजाफा करने वाला एक चमकता जेवर है। बौद्ध मतावलंबियों के इस उपासना स्थल में 8 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जिस बेखटक ध्यान में बैठी है उसी को सहजते हैं। बौद्ध भिक्षु रोटेटिंग मिल के सामने अपनी प्रार्थनाओं में यहाँ जिस चैनो अमन की मुराद रखते हैं, जिस शांति का दिया वो जलाते हैं, उसी के रक्षक हम हैं।
तवांग से 92 किलोमीटर दूर ये गगनचुंबी बौद्ध स्तूप, जो कि नेपाल के बोधिनाथ स्तूप से प्रेरित है, जिनयान की पुरातन लामा प्रथा का भव्य सबूत है। इस स्तूप का 186 फीट का आधार ठीक वैसा ही अडिग है जैसी कि देश के प्रति हमारी निष्ठा। यहाँ हर पल मुस्तैद हैं हम, क्योंकि यहाँ हवा में लहराता बौद्ध स्तूप का जो कीर्ति पताका आसमान से खुशगप्पियां कर रहा है, इसे यूं ही बेफिक्री की आजाद हवा में लहराते देखना चाहते हैं हम। सरहदी जद पर बसा भारत का ये नैनाभिराम हिस्सा दुश्मनों की साम्राज्यवादी मंशा को लुभाता रहता है। भारत के इस दुलारे के साथ कहीं कोई अनहोनी न हो, आत्म आहुति के भाव से भरे सदैव सतर्क रहते हैं यहाँ हम। आइए आपको बताते हैं और भी वो वजह जिन्होंने हमें इस इलाके का शहदाई बना दिया है। ऐसी ही एक वजह है शुंगितसर झील, जिसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान का हर हिस्सा तितली के पंखों सा है, छूते ही हाथ में अपना धनक रंग छोड़ जाता है। कभी कुछ अपना लेता है तो कभी कुछ दे जाता है। शुंगितसर लेक नाम की इस खूबसूरत झील ने माधुरी नाम तब अपना लिया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयला की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिलजोई फजा में आई। भूकंप से निर्मित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं मानो सावधान की मुद्रा में हम सेना के जवान खड़े हैं। भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के माणिकों में एक और माणिक है पैंगैंग टैंग सो, जो शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये झील नहीं है, एक नाज़नीन है जिसे रंग बिरंगा पैराहन पहनने का बड़ा शौक है। दिन के सफेद शफाक पहलू में ये झील नीला घूंघट ओढ़ लेती है तो बारिशों के मौसम में कोहरे की चादर। अक्टूबर के महीने में फूल इसके लिबास में रंग बिरंगे गोटे टांगते हैं तो सर्द हवाएं इसे बर्फ का उजला दुशाला पहना जाती है। हम इस इलाके की मिट्टी की ही नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं की भी पहरेदारी करते हैं। स्थानीय नववर्ष पर तवांग में लोसार उत्सव जब मनाया जाता है तो हम भी खुद को हिंदुस्तान की इंद्रधनुषी संस्कृति में सराबोर कर लेते हैं। तवांग की स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं और थिरकते थिरकते करते हैं उस मान्यता को मजबूत जो कहता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता, मेलों मिल्लत मोहब्बत और खुलूस वाला देश है। नृत्य गायन और प्रतियोगिताओं के मीठे समर से लदा तवांग उत्सव का जो छतनार पेड़ आज खड़ा है, उसका बीज बोया गया था 16वीं शताब्दी में। और तवांग संस्कृति का तो कहना ही क्या, ये संस्कृति हम भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवट है जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे लांघ कर हम तक आई है। तवांग का इलाका 500 से 600 ईस्वी तक मोम पार्किटन के समर्थ शासन के अधीन हुआ करता था। खूब भला पूरा था तब ये। फिर यहाँ की सरजमी पर धीरे धीरे हुकूमत काबिज हो गई।
हटिजू 1844 में ब्रिटिश यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। ब्रिटिश इलाकों के बाजारीकरण में माहिर थे। तवांग का वो इलाका जो हिमछादित पहाड़ों की ओट और हरियाली पेड़ों की झुरमुट में छिपा बैठा था, उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया इन ब्रिटिश हुक्मरानों ने। नतीजन इस दिलफरेब इलाके का दीदार करने हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ उमड़ने लगे। खूबसूरत तवांग पर सिर्फ पर्यटन प्रेमियों की नजरें ही नहीं, बल्कि लोभित नजरें भी पड़ने लगी। शायद इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस इलाके की 890 किलोमीटर की हदबंदी कर डाली, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। शिमला अधिवेशन के त्रिगुटीय सम्मेलन में तिब्बत, ब्रिटेन और चीन जिसका हिस्सा थे, इन सभी शिरकतदारों ने भारतीय हदों को परिभाषित करती इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी। पर जाने क्यों आगे चलकर चीनियों को ये सीमा रेखा नागवार गुजरने लगी। अपनी आजादी के 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत ने इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को वैधानिक अस्तित्व दे दिया, तो साल भर पहले चीनी गणतंत्र का आजाद परचम फहराने वाला चीन और भी भड़क उठा। दोनों देशों के आपसी रिश्तों की तल्खियां समय के साथ बढ़ती रही। 60 के शुरुआती दशक में ये तल्खी अपने परवान पर उस समय आ गई जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने प्यारे वतन पर चीन के आधिपत्य को चुनौती देने की वजह से चीन की आंखों की किरकिरी बन गए और चीन के कहर से बचने के लिए उन्होंने भारत में पनाह मांगी। सदैव सत्य और न्याय का परस्तार रहा उदारमान भारत सत्य के खेमे में खड़े अपने शरणागत को कैसे निराश करता। भारत ने दलाई लामा को अपनी जमीन पर शरण दे दी। भारत ने वो किया जो न्यायोचित था, पर चीन ने भारत पर अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते की शक्ल में चीन के साथ दर के रिश्ते की तुरपाई करना चाहिए। उसी नियत से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद किया। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने नेहरू की इस पहल को एक सकारात्मक जवाब दिया, पर वो चीन का ऊपरी स्वांग भर था। अंदरूनी तौर पर चीन भारत पर हमला करने की गुपचुप तैयारी करता रहा और अंततः उसने भारत की पीठ पर खंजर उतार ही दिया। सन 1962 में चीन ने भारत पर औचक्के से आक्रमण कर दिया। भारत शांति और अहिंसा की प्रतिमूर्ति, बुद्ध का भी देश था। तांडव करने वाले भीषण रौद्र रूप शिव का भी। बुद्ध के अनुगामी, शांति के पैरोकार भारत ने भरसक कोशिश की कि मैत्रीपूर्ण संवाद के जरिए चीन के साथ विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाए। पर चीन ने जब प्यार का प्रत्युत्तर छल बल से देकर भारत पर युद्ध थोप दिया, तो फिर जगह भारतीय सेना की भुजाओं में बसा भारत का रुद्र। लंबी परातंत्रता और विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के लंबे सिलसिले से भग्न चोटिल भारत अपनी आजादी की उन्मुक्त हवा में खुद को पुनर्गठित कर ही रहा था कि मौका परस्त चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। तब आजाद भारत की सैन्य शक्ति अपनी बाल्यावस्था में थी, तो चीनी हिंदुस्तान के बाबत ये भूल गए कि हिंदुस्तान वो मुल्क था जहाँ हक और हुकूक के लिए एक नन्ही चिड़िया भी बाज से लड़ने का बूता रखती थी। मेरे वतन मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
बेशक चीनी फौज तादाद और असले में हिंदुस्तानी फौज से अव्वल थी, पर तारीख गवाह है कि युद्ध हथियार से नहीं, न ही तादाद से लड़ा जाता है। युद्ध लड़ा जाता है केवल और केवल हौसले से। और हिंदुस्तानी सैनिकों का सीना तो हौसले का सबसे बड़ा सरनामा रहा है। ये हिंदुस्तानी वीरों का हौसला और पराक्रम ही है। ये सदियों दर सदियों सैकड़ों आक्रमण झेल चुका हिंदुस्तान अब भी गर्वीली मुस्कान के साथ अशूर अविजित खड़ा है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के इसी कभी न हार मानने वाले जज्बे पर मशहूर शायर इकबाल ने क्या खूब लिखा है। यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इतिहास के पन्नों में हुमकने वाले कवियों और शायरों की रचनाओं में गर्व से हिंदुस्तानी पराक्रम का एहसास चीनियों को भारतीय सेना ने तब कराया जब मारक टैंकों से लैस चीनी सेना की भारी तादाद भारत को रौंदने का मंसूबा ले भारत की जमीन पर आ पहुंची। 1962 के इस तांडवकारी युद्ध में भारत ने बेशक जान माल के नुकसान के लिहाज से मात खाई, पर उस युद्ध में मनोबल के मामले में, पराक्रम के प्रदर्शन के मामले में भारतीय सेनाओं ने चीन को अपना जौहर खूब दिखाया। तवांग वो गलियारा था जिससे होकर चीनी फौज भारत की संप्रभुता को अपने बूटों तले रौंदना चाहती थी, पर इससे पहले कि यहाँ तक पहुँचे 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जेपी दलवी के दिलेराना नेतृत्व में कामिंग सेक्टर तिस्बल के जाबाज फौजी नाम का चुंग नदी पार कर चीनी फौजियों के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे झंझावत के सामने कोई अटल अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है। तवांग स्थित ब्रिगेड के अंतर्गत भारतीय सैनिकों की केवल 4 इन्फेंट्री बटालियन थी और सामने थी चीनी फौजियों की 24,000 की भारी तादाद। मामला एक तरफा था, पर फिर भी भारतीय जवान पूरे जोश और वलवले के साथ वहां डटे रहे। हम भारतीय जवानों को सिर्फ चीनियों की तोप बंदूक से रुआ नहीं देना था, उन्हें निपटना था चीनी फौजियों की अय्यारियों से भी, और यही वीरोचित आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय जवान चूक गए। चीनियों की फौज की विशाल टुकड़ी ने इस मोर्चे पर भारतीय सैनिकों को उलझाए रखा और दूसरी ओर उनकी एक और बड़ी फौजी टुकड़ी ने 21 अक्टूबर के मनहूस दिन दूसरी दिशा से कम सैन्य तैनाती वाले भारतीय मोर्चे थांगला रेंज पर धावा बोल दिया। इस मोर्चे पर मौजूद मुट्ठी भर सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी फौजियों की विशाल काय टुकड़ी को लोहे के चने चपवा दिए। बड़ी मुशक्कत और जान माल के काफी नुकसान के बाद ही चीनी फौज इस मोर्चे पर कब्जा कर पाई। चीनी फौज ने थांगला रेंज की ओर से हम पर जोरदार हमला कर दिया है। मेजर पंत के नेतृत्व में हमारे जवान उनके नापाक मंसूबों को जमकर चुनौती दे रहे हैं। हमने काफी नुकसान पहुंचाया है और हमारे भी कई जवान शहीद हो गए सर। जब तक धोला पोस्ट पर महावीर प्रसाद जिंदा है, इस पोस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराता रहेगा। चीन भारत पर ताबड़तोड़ चौतरफा आक्रमण कर रहा था। इसने 23 अक्टूबर को आसाम राइफल्स के पोस्ट बोला पर भी जोरदार हमला बोल दिया। इस पोस्ट की कमान सूबेदार जोगिंदर सिंह के हाथों में थी। सिंह, क्या खबर है? चीनी फौजियों ने हम पर चीनों तरफ से हमला कर दिया है। वो 300 की तादाद में है और हम 30, और फिर भी हमने हार नहीं मानी सर। हमने उनके कई सैनिक मार गिराए हैं। शाबाश जाबाजों, तुम किसी तरह थोड़ी देर और मोर्चा संभाले रखो, हम रेनफोर्समेंट भेज रहे हैं।
सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने दिलेर साथियों के साथ मिलकर उस दिन हिम्मत की एक बेमिसाल इबारत लिख दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका गोला बारूद सब खत्म हो गया, बचा तो सिर्फ हार न मानने वाला हौसला। इसी हौसले के बलबूते वे अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए मौत से निहत्थे हाथापाई करते रहे। जब तक एक भी भारतीय जवान के जिस्म में सांसें उमकती रहीं, चीनी फौज उस मोर्चे पर एक कदम तक न रख पाई। ये शेर दिल अपने दुश्मनों का दिल दहलाकर जब निष्प्राण हो गए, तभी इस मोर्चे पर चीनी ध्वज लहरा पाया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनके अदम्य शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। बाद में हिंदुस्तान के इस वीर सुपूत के अत्यंत ही शूरता भरे कारनामे की स्मृति में गुमला में एक स्मारक भी बनाया गया। आज भी उस स्मारक में मौजूद सूबेदार जोगिंदर सिंह की आदमकद मूर्ति गर्व की प्रतीति कराती है। भारत का चीन से युद्ध सिर्फ युद्ध की एक कहानी मात्र नहीं, एक देश के लिए प्राणाहुति देने वाले भारतीय वीरों की आपसी होड़ की गर्वीली गाथा है, जिसे सुनकर हिंदुस्तानियों का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। देशभक्ति और शहादत की अनूठी अनगिन मिसालों में से ऐसी ही एक मिसाल है चौथी गढ़वाल राइफल का वीर सिपाही जसवंत सिंह, जिसने युद्ध की उस भयावह रात 11,000 फीट की ऊंचाई पर अकेला महज एक लाइट गन के बूते चीनी फौज के कारवां को रोके रखा। ज्यादा सक्षम मीडियम मशीन गन से लैस चीनी फौज सैकड़ों की तादाद में इस वीर सिपाही पर ताबड़तोड़ वार करती रही, और जब पर भाग वाला ये वाका उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। इस बहादुर की बहादुरी और मातृभूमि के लिए अपार प्रेम देख स्थानीय बाशिंदे सेना और मुरली की रगों का लहू भी तेजाब सा उबलने लगा। वे भी अपनी जान की परवाह न कर उस समरकुंड में कूद पड़े। जसवंत सिंह अपनी बंदूक से एक एक कर दुश्मन को बेजान करता रहा, और जब जसवंत सिंह की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने निहत्थे ही चीनी फौज पर धावा बोल दिया। और दुश्मन की एक मशीन गन अपने कब्जे में लेकर उनके ही असले से उस उतंग पहाड़ पर उनकी कब्र खोद दी। जसवंत सिंह के अदम्य साहस के आगे दुश्मन टिक न सके, और 300 चीनी सैनिकों की लाश के रूप में अपनी पराजय का साक्ष्य छोड़ वे भाग गए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद बुरी तरह घायल जसवंत ने मृत्यु को इजाजत दी कि वो उसे अपने आगोश में लेगा। पराक्रम के इस विरले प्रदर्शन के लिए जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। लेकर जान हथेली पर कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। वीर बांका मिटने वाला जज्बा हर हिंदुस्तानी के अंदर देश प्रेम का अलख जगाता रहता है। ऐसे ही कई भारतीय जाबाजों की अद्भुत दिलगिरी की कहानी समाए तवांग का नामयान चोटन विजय स्तूप रेजिमेंट फ्लैग लहराता आन बान शान के साथ खड़ा है। ये सिर्फ विजय स्तूप नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के माथे पे लगा वो गौरवमयी तिलक है जिसमें हिंदुस्तान के 2420 वीर सुपूतों का रक्त आहूतित है। जीवन जो मिला था
का मोह में आज उतार दिया। हम करना नहीं खोने का मेरे, मैं सौंप रहा हूँ देश तुम्हें। मिटने नहीं देना आने कभी, कम हो वतन की शान कभी। वंदे मातरम, वंदे। अब तक हुई युद्धों में हिंदुस्तान के हम रणबांकुरों ने रणभूमि पर अपना ऐसा जलवा दिखाया है कि अब दुश्मन हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर बुरी नजर डालने से डरते हैं। हम वीरों ने खुद को न्यौछावर कर भारत के लिए शांति अर्जी है, चाहे सामरिक क्षेत्र हो या आर्थिक सामाजिक क्षेत्र। भारत अब तक मोर्चे पर लगातार द्रुत गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस शांति काल में भी तवांग में तैनात भारतीय सेना का हमारा कर्मठ ब्रिगेड आराम की गोद में नहीं बैठा है, बल्कि इस खूबसूरत और दुर्गम इलाके के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। इलाके की किसी भी आपात स्थिति में हमारा ब्रिगेड संकट मोचन बन फौरन पहुंच जाता है, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देकर यहाँ के बाशिंदों के लिए रोजगार पैदा करना हो या इलाके की सद्भावना और समरसता को सींचना सहेजना हो। तवांग ब्रिगेड तवांग के चौतरफा विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम तवांग ब्रिगेड के जवान बीमार और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पालतू पशुओं के लिए भी हर संभव मेडिकल और राहत शिविर लगाते हैं। हम जवान सैनिक स्कूलों की परीक्षा के अभ्यर्थियों और सैनिक बनने के इच्छुक किशोरों का मार्गदर्शन भी करते हैं, ताकि युवा पीढ़ी से हम जैसे वतन पर जान निसार करने वाले दीवानों की और खेप आ सके। हमने जवानों के अनाथों की परिवारदारी के लिए मंजूश्री फाउंडेशन की स्थापना भी की है। इस फाउंडेशन के बैनर तले भारतीय सेना की सरपरस्ती में बेसहारा बच्चों के न केवल रहन सहन भरण पोषण की व्यवस्था है, बल्कि आर्मी स्कूल तेजपुर में इन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी किया गया है। हम सैनिकों द्वारा संचालित इसी तरह का एक अन्य स्कूल है विद्याश्री स्कूल, जहां दिहाड़ी पर काम करने वाले गरीब मजदूरों के बच्चे अपनी नन्ही आंखों में पल रहे खुश ख्वाबों को भुनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। अमन के गुलशन में गुंचों को सहेजते हम सैनिकों को देख ये मत सोचिएगा कि हमारी बाजुएं जंग आलूदा हो गई होंगी। हमने पिछले युद्धों से सबक लिया है कि शांति शक्तिवानों को ही शोभित है, उन्हीं की बहुनाई करती है, और इसलिए हम सजग हैं, सतर्क हैं, अपना बाहुबल बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भुजंग चाहे कितना भी विशैला क्यों ना हो, हम उसका फन कुचलना जानते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान